क्योंकि अमेरिका भारतवर्ष को संदेश देना चाहता है कि पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं समझे। अगर पाकिस्तान पर अटैक होता है तो सऊदी अपने ऊपर अटैक समझेगा, और सऊदी से सामरिक दृष्टि से अमेरिका और सऊदी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अमेरिका के बहुत सारे सैनिक सऊदी अरेबिया में रहते हैं। भारत की नीति सन 14 के बाद आई राष्ट्र प्रथम। तो भारत राष्ट्र प्रथम के नीति के साथ बहुध्रुवीय विश्व की कल्पना भी कर रहा है और विचार भी भारत रख रहा है। तो भारत ने इसके माध्यम से दिखाने का प्रयास किया, प्रधानमंत्री और भारत की सरकार ने, कि भाई हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है, किसी के दबाव में नहीं है। कि हम 125 यूनिट जो फ्री बिजली दे रहे हैं इसको भी हमको नहीं देना पड़ेगा, हम सब के छत पर सोलर प्लेट लगा देंगे। कि भारत और रूस अब इस संधि में आएंगे कि जिसके माध्यम से भारत के बेस का रूस अपने लिए उपयोग कर सकता है और भारत भी रशियन बेस दुनिया में जहां भी है उपयोग कर सकता है। मैं एक बता दूं कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष की नीतियों के नाते अमेरिका और भारत में दूरी है, अन्यथा भारत और अमेरिका में भी निकटता है। अमेरिका के साथ भारत की ऐसी एक संधि हो चुकी है। रसा मैसेज देना चाहता है कि हम भारतवर्ष के साथ खड़े हैं, और भारतवर्ष ये मैसेज देना चाहता है कि हमारी ज़रूरतें जो हैं उसमें हम अपने राष्ट्रीय हित को अग्रणी भूमिका में रखते हुए रसा के साथ अपने संबंध को बराबर मजबूती प्रदान करते रहे। तो नेता प्रतिपक्ष का स्वभाव क्या है कि वो अक्सर आरोप लगाते हैं। दूसरा, जब वो विदेश की यात्राओं में होते हैं तो जो भी भारत विरोधी तत्व हैं उनसे वो मिलते जुलते हैं, और उनके जो बयान होते हैं जिससे लगता है कि भारत में सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं चरमरा सी गई हैं। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, क्योंकि अभी जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो अभी भारत आए हुए हैं, और किस तरह से भारत जो है वो पूरे विश्व की नज़र अभी भारत के ऊपर है। तो किस तरह से उनका भारत आना इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, और इससे अलग अलग जो हमारे अमेरिका जैसे देशों के साथ हमारे रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सिलसिले में ही आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के ऊपर मेरा ध्यान उस वक्त थोड़ा ज़्यादा गया जब अभी पुतिन और हमारे प्रधानमंत्री मोदी दोनों जो है वो साझा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वहाँ पे जब वो बातचीत कर रहे हैं तो मोदी जी ने बताया कि किस तरह से रूस के साथ उनका संबंध ज़रूरी है हमारे देश का, क्योंकि हमें खाद, जो रासायनिक खाद है, उसमें भी काफ़ी हद तक सहयोग जो है वो रूस से लेना पड़ता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे चैनल पर भी कुछ दिनों से हम किसानों की समस्या से जुड़ी हुई बातों को ला रहे हैं, तो तुरंत मेरा मन कनेक्ट हुआ कि किस तरह से एक छोटे से शहर से जो हम न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो किस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से जाकर के जुड़ जाता है। बहरहाल ये बातें तो बहुत ही गूढ़ हो जाती हैं। फिलहाल हम ये जानते हैं कि जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आए हैं, इसका संदेश क्या है, और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमिया भूषण जी, जो कि लेखक और पत्रकार हैं, और साथ में हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। तो अभी हम जानेंगे कि क्या है ये मुद्दा, रूस के राष्ट्रपति का भारत आना इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है कि पूरे विश्व की नज़र जो है वो भारत पर टिकी है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार। देखिए, ऐसा है कि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है उसमें भारत रूस संबंधों का बड़ा महत्व है, क्योंकि अमेरिका की नज़दीकी एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ बढ़ रही है। पाकिस्तान का समझौता सऊदी अरेबिया के साथ हुआ है, जिसमें वो एक तरह से समझौता जो है वो बहुत गंभीर है, जिसमें अगर पाकिस्तान पर कोई आक्रमण होता है तो उसको सऊदी अपने पर आक्रमण समझेगा। आप सब लोगों को मालूम है कि सऊदी जो है सो बहुत ही मजबूत देश है। पेट्रोल जो है सो उसके यहाँ सबसे ज़्यादा पेट्रोल उत्पादन, मध्य एशिया में पेट्रोल उत्पादन करने वाला देश है, और अमेरिका का पेट्रोनेज उसको प्राप्त है। तो अब देखिए इसको इस एंगल से इसको आप देखिए कि पाकिस्तान से उसकी दोस्ती और अमेरिका का पेट्रोनेज सऊदी अरबिया को, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस समझौते के में पर्दे के पीछे अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका भारतवर्ष को संदेश देना चाहता है
कि पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं समझे। अगर पाकिस्तान पर अटैक होता है तो सऊदी अपने ऊपर अटैक समझेगा, और सऊदी से सामरिक दृष्टि से अमेरिका और सऊदी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अमेरिका के बहुत सारे सैनिक सऊदी अरेबिया में रहते हैं, और वहाँ पर एक बेस बना के वो जो है सो उस पूरे जो मिडिल ईस्ट कंट्री जो है उस पर अपना नज़र बनाए रखते हैं। तो इस तरह से एक वो सिचुएशन है। अमेरिका के, आप सब लोगों को मालूम है कि अमेरिका से ईरान के रिश्ते बहुत ख़राब हैं, और फिर ईरान से पाकिस्तान के भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अफ़गानिस्तान की का इशू जो है सो आपके सामने है, आप देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान से भारतवर्ष के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान से उसके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। तो एक तरह से ये पूरा, और चीन के साथ जो हमारी राइवलरी है वो जो है सो ठीक है कि अभी फिर से जो पहल हुए हैं उसमें सीमा पर शांति आ गई है, लेकिन वो शांति बहुत टेम्पररी शांति है। तो चीन हमारे सामने में एक राइवल के रूप में खड़ा है उस दृष्टिकोण से। और इस समय चीन और रूस के बीच में देखिए, पहले जो हम पहले से भी बिल्कुल स्थिति अलग हो गई हुई है। पहले जब रूस हमारे साथ हुआ करता था, यानी सोवियत संघ जब हमारे साथ हुआ करता था पूर्व का, तो उस समय उसका दोनों कम्युनिस्ट कंट्री होने के बावजूद भी चीन के साथ उसका 36 का रिश्ता था, यानी चीन के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। उस समय वो भारतवर्ष को बिल्कुल भारतवर्ष के साथ वो खड़ा रहता था। लेकिन अभी की जो स्थिति बनी है, खास करके पुतिन के आने के बाद से, उसमें रूस और चीन के बीच में बहुत मधुर संबंध हो गए हुए हैं। तो उस स्थिति में रूस के राष्ट्रपति का भारत आना बहुत मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमेरिका ब्लेम कर रहा है भारतवर्ष को, वो ये कहता है भारतवर्ष पर, वो ये ब्लेम उसका कहना है कि भारतवर्ष रसा से तेल खरीद कर और उसको यूरोपियन कंट्रीज को बेच रहा है, और इस तरह से ये जो पैसे का जो मुनाफा चल रहा है उससे यूक्रेन युद्ध को रसा जो है सो और फ्लेयर अप कर रहा है और उसको बढ़ा रहा है। तो इस तरह से, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री की एक स्थिति है कि वो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो भी मोदी पर भरोसा करते हैं कि साहब मोदी अगर चाहेंगे, मोदी अगर इनिशिएटिव लेंगे तो यूक्रेन और रसा के बीच में शांति समझौता हो सकता है, ऐसा उनको विश्वास है। हालांकि कभी कभी जेलेंस्की ने भी इसको कहा है कि नहीं, भारतवर्ष के चलते रूस को जो है सो तेल अपना बेचने में सहूलियत हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस समय जो भारतवर्ष की स्थिति है पूरी दुनिया में, और ख़ास करके अमेरिकी भारत संबंधों के नज़रिए से अगर हम देखेंगे, तो रूस के राष्ट्रपति का यहाँ आना ठीक है कि वो एक ही दिन का, एक तरह से कल तो सिंबॉलिक वो आए हैं, शाम में आए हैं, वो तो सिंबॉलिक था कल का, वो प्रधानमंत्री के साथ उनका डिनर वगैरह हुआ है। लेकिन आज जो वार्ता हो रही है, तो निश्चित रूप से अभी हम लोग यहाँ पर उस वार्ता के फलाफल से अभी हम लोग पूर्ण परिचित नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये मील का पत्थर साबित होगा। और जो आगे आने वाला दिन है उसमें भारतवर्ष की चीन के साथ कैसे संबंध रहेंगे, पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध रहेंगे, और भारत अमेरिकी संबंध कैसे होगा, ये सब इस पर निर्भर करेगा। अमिय भूषण जी, आपके पास आते हैं अब, और आपसे जानना चाहेंगे कि भारत और रूस का संबंध, क्योंकि बहुत पुराने, अभी जब राज कपूर के जन्मशती के ऊपर पूरा कपूर खानदान उनसे मिलने गया था, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि रूस के साथ संबंध जो है उस ज़माने से हमारा वो सॉफ्ट स्किल सिनेमा के माध्यम से बड़ा ही मजबूत किया गया था। अभी की परिस्थिति में आप भारत रूस संबंध को किस नज़रिए से देखते हैं? भारत रूस का जो संबंध है, भारत और रूस का, ये एक प्रकार का सदाबहार संबंध है। फिल्मों की ही बात करें तो राज कपूर ही नहीं, मिथुन चक्रवर्ती भी रूस में बहुत ही पॉपुलर अभिनेता रहे हैं। और इसके पहले जाए जो रसिया के साहित्यकार हुए हैं, टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, आप उनको देखें कि भारतीय दर्शन का उनके ऊपर गहरा प्रभाव था। और इससे पहले भी जाएं तो भारत और रूस का समाज बिल्कुल एक जैसा है। रूस का जो पुरातन धर्म रहा है, जिसको पैगन रिलीजन या स्लाविस संस्कृति कहते हैं, वो भी बिल्कुल भारतीय उपासना पद्धति सनातन के समान रहा है वो। इसीलिए आप देखेंगे कि आज के दौर में मतलब खासकर इस्कॉन, हरे रामा हरे कृष्णा आंदोलन या सनातन धर्म के प्रति रसा में काफ़ी आकर्षण बढ़ा है। दूसरा है कि रसिया की जो लोक कथाएँ हैं, जो वहाँ की जनप्रिय कथाएँ हैं, उनमें कहीं ना कहीं रामायण, महाभारत, पंचतंत्र इत्यादि या हमारे पुराणों की कथा से वो प्रेरित कहीं ना कहीं हैं। और यही नहीं, यूरोप
के समाज की अपेक्षा रसिया का समाज कहीं एशिया के समाज के निकट है। जैसे भारत का समाज है, जैसे चीन का समाज है, वैसे ही रूस का समाज है। यहाँ व्यक्ति केंद्रित चीज़ें नहीं है और सुविधा केंद्रित चीज़ें अथवा व्यक्तिवादी चीज़ें नहीं है। यहाँ सामूहिकता में, संस्कारों में, इस प्रकार की चीज़ें, परंपराओं में लोगों का गहरा विश्वास है और उनके अंदर मतलब राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक बोध, ये सब काफ़ी कुछ बहुत प्रबल रहा है। इसी से आप देखिए कि रूस कई प्रयासों के बाद भी, मतलब जर्मनी ने भी प्रयास किया, हिटलर ने भी, लेकिन रूस कभी मिटा नहीं। तो भले ही ठीक है सोवियत दौर में वो एक मतलब साम्यवादी देश रहा है, लेकिन उससे पहले भी रूस रहा है और उसके बाद भी रूस रहा है। तो दोनों देश के संबंध, फिल्म तो एक तात्कालिक माध्यम है, अथवा रूस भारत के जो रूस भारत के जो आपसी सरोकार हैं, कारोबारी रिश्ते हैं, सामरिक हित है, वो सब है। लेकिन मैंने काफ़ी पहले से मतलब दोनों देश के और दोनों जगह के समाज के सोच का तौर तरीका, नज़रिया एक जैसा रहा है। तो ये भारत और रूस के संबंध के ऊपर बात है। एक फिर वापस चलते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के पास। और जब आप ये सारी बातें कह रहे थे और अमिय भूषण जी भी जब वहाँ के संबंध के बारे में बता रहे थे, तो मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि किस तरह से जब अमेरिका भी गए थे पुतिन, तो किस तरह से हमने देखा कि वो जो लैंड, किस जगह पे मुलाकात होनी है, ये चुना गया था पुतिन के द्वारा, और वो बड़ा स्ट्रैटेजिक एक जगह था। इसके बारे में आपने बताया था बड़े विस्तार से। और यहाँ पे भारत में आना इस तरह से और इतना फ्रेंडली जेस्चर, क्योंकि 2009 में भी मुझे याद है कि पुतिन जो हैं वो हमारे राष्ट्रीय मेहमान बनकर के आए थे गणतंत्र दिवस के अवसर पर। लेकिन इस बार जो आना है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई अपना परिचित संबंधी आया है भारत में। मेरे लिए तो ये अपने आप में नई घटना है, क्योंकि मेरी उम्र उतनी ज़्यादा नहीं है इन बातों को समझने की। मैं आपके नज़रिए से जानना चाहूँगी कि कैसे अलग है इस बार राष्ट्रपति पुतिन का भारत। नहीं, ऐसा है कि पुतिन पर सिक्योरिटी थ्रेट है और अमेरिकी राष्ट्रपति पर भी इस तरह के थ्रेट होते हैं। तो उन लोगों का एक विशेष प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल के मुताबिक ही काम होता है, जिसमें हम लोग सब लोग जानते हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जहाँ भी जाते हैं तो उनकी गाड़ी, उनके सब जो कहाँ उनको रहना है उसको सबको सैनिटाइज किया जाता है और उन जगहों पर वो रहते हैं। उसी तरह से जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन पर भी सिक्योरिटी थ्रेट है। तो निश्चित रूप से वो भी जहाँ जाते हैं तो वो सिक्योरिटी उनका होता है। लेकिन आप देखिए कि भारतवर्ष ने और ख़ास करके प्रधानमंत्री मोदी ने एक उनका फ्रेंडली अप्रोच रहा है। ऐसे तो अमूमन वो सभी देशों के राज्याध्यक्ष से एक फ्रेंडली रहते हैं वो, लेकिन रूस के पुतिन के साथ उनका विशेष संबंध है और इसीलिए कल आपने देखा होगा कि सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए स्वयं मोदी हवाई अड्डे पर उनको रिसीव करने के लिए मौजूद थे। और जो गाड़ी उनके लिए, रशियन प्रेसिडेंट के लिए जो गाड़ी थी, उस गाड़ी को छोड़कर पुतिन उनके साथ बैठे थे। तो ये सब चीज़ होते हैं जो कि दुनिया को मैसेज दिया जाता है। जैसे आपको याद होगा कि जब एक समिट हो रहा था तो उसमें जो भारत में इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको पुतिन ने अपने गाड़ी में बैठा लिया था और करीब करीब वो लोग गाड़ी में ही काफ़ी समय गुजारे थे। इसके बारे में तरह तरह की बातें अब मीडिया वगैरह में हैं, लेकिन उसकी पुष्टि करना बहुत मुश्किल है। लोग तो ये भी कहते हैं कि साहब उस समय ऐसा था कि कुछ CIA का थ्रेट था जो कि पुतिन को पता चल गया हुआ था। तो ऐसी बात आती है, लेकिन अभी सब चीज़ की पुष्टि करना बहुत ही मुश्किल है। तो एक ट्रस्ट की बात होती है। तो अमेरिकन जो रशियन प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उनका इतना ट्रस्ट है इंडिया पर या इंडियन प्राइम मिनिस्टर पर या इंडिया के जनमानस पर कि वो सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए अपनी गाड़ी, जिसमें कि वो उन लोगों का बटन होता है, परमाणु बटन उसी गाड़ी में उन लोगों का होता है, उसको छोड़कर और वो मोदी की गाड़ी में बैठकर वो गए। तो ये एक मैसेज दिया गया पूरी दुनिया को कि हम लोग में इतना आपसी ट्रस्ट है कि हम लोग जो है सो इस तरह से का व्यवहार एक दूसरे के साथ करते हैं। तो लेकिन बात यहाँ पर सबसे जो हम लोगों के डिस्कशन का मुद्दा है वो ये है कि भारत रूस को इतना क्यों महत्व दे रहा है और रूस भी भारत को इतना क्यों महत्व दे रहा है। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए कि देखिए, ये अमेरिका डुअल पॉलिसी करता है। अभी जब यहाँ आने के पहले पुतिन ने बड़े स्पष्ट शब्दों में अमेरिका का मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि जब अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय हम पर सैंक्शन नहीं लगता है
और वो हमसे लेने के लिए, व्यापार करने के लिए आते हैं। और इंडिया अगर तेल ले रहा है तो उस पर उंगली उठा रहे हैं। जबकि और उसने कहा कि साहब इंडियन प्राइम मिनिस्टर, भारतवर्ष का ये सौभाग्य है, एक पुतिन का ये स्टेटमेंट है कि भारतवर्ष का सौभाग्य है कि वहाँ ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं जो इतना मजबूत डिसीजन लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इतना ऑब्लाइज है रशिया, क्योंकि भारतवर्ष ने जो तेल की खरीद की है, और भारत तो तेल में पहले मिडिल ईस्ट कंट्री से ज़्यादा लिया करता था, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा अपना जो तेल आयात तो कर रहा है वो रशिया से कर रहा है। और ये बात ठीक है कि भारतवर्ष उस तेल को खरीद के, चूँकि हमारे यहाँ उतना उसको रखने का, कंटेन करने का नहीं है, तो फिर यूरोप में, लेकिन ये बाइडेन के समय में ही ये तय हो गया हुआ था कि इस तरह से अगर भारतवर्ष करेगा तो अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये ट्रंप के आने के बाद इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। तो इस तरह से भारतवर्ष का नेशनल इंटरेस्ट है, उसको भारतवर्ष अपने सामने रखे हुए है, और उस नेशनल इंटरेस्ट के तहत हमको तेल की ज़रूरत है, हमको सस्ते तेल की ज़रूरत है, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। उस स्थिति में हमको रशिया के साथ एक मित्रता का भाव रखना ही होगा। अमिय भूषण जी, आपके पास लौटते हैं। और जैसा कि अभी बात हुआ, आप किसी भी बात को बड़े ही वाइडर पर्सपेक्टिव में जो है वो प्रेजेंट करते हैं, और आपने अभी बताया कि किस तरह से हमारे जो ऐतिहासिक समय से है, कल्चरली भी हम कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है, सारी बातें हो गई, लेकिन अभी पूरा विश्व का ध्यान है, इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है भारत और रशिया आज के डेट में, और इस पूरी मीटिंग का आउटकम क्या मिलने वाला है? जी बिल्कुल। पहला तो है कि जिस समय ये यात्रा हो रही है, ये भी सोचने का विषय है। पुतिन पिछले 25 वर्षों से रसा में शासन में वो हैं, और 25 वर्षों में उनकी ये 10वीं यात्रा है। केवल खासकर ये मोदी सरकार जब से है 14 से, इस दौरान ये चौथी उनकी यात्रा है। लेकिन ये यात्रा सबसे अधिक चर्चा में इन कारणों से कि रूस यूक्रेन दौर के बाद जो 2022 में शुरू हुआ है, तो ये पहले बार है कि रूस पूरे दुनिया में अलगाव दुराव का सामना कर रहा है। तो भारत जैसा दुनिया का जो चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ सबसे अधिक उपभोक्ता हैं और दुनिया में सबसे अधिक युवा हैं, तो ऐसे देश में उनका आना कहीं ना कहीं मतलब उनके प्रति जो अलगाव दुराव है वो पाटने का भी एक प्रयास है। क्योंकि अमेरिका से भारत के रिश्ते जरूर खराब हैं, लेकिन यूरोप के साथ भारत के रिश्ते इन दिनों तल्ख अभी तक नहीं हैं। तो एक ये है। और भारत के दृष्टिकोण से देखें तो खासकर ऑपरेशन सिंदूर जिन परिस्थितियों में उस पर मतलब रोक लगी अस्थायी, तो एक मैसेज देने का प्रयास हुआ मतलब इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा और भारत के विपक्षी दलों के द्वारा कि ये दबाव में हुआ। तो पहले भारत की नीति रही है गुटनिरपेक्ष की, और अभी भारत की नीति सन 14 के बाद आई राष्ट्र प्रथम। तो भारत राष्ट्र प्रथम के नीति के साथ बहुध्रुवीय विश्व की कल्पना भी कर रहा है और विचार भी भारत रख रहा है। तो भारत ने इसके माध्यम से दिखाने का प्रयास किया, प्रधानमंत्री और भारत की सरकार ने, कि भाई हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है, किसी के दबाव में नहीं है। आपके ध्यान में होगा कि ये पहला नहीं है, इससे पहले SCO समिट में चीन गए थे राष्ट्रपति पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग भी थे, और भी देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे। तो कुल मिलाकर के अमेरिका ने उस समय 25% फिर 50% किया, लेकिन उसके बाद भी भारत ने दिखाया कि भाई नहीं, हमारी स्वतंत्र नीति है। अब मेरा कहना है कि इस यात्रा से क्या कुछ हासिल हो सकता है, या हो रहा है, या होना चाहिए, आप शायद ये जानना चाह रहे हैं। तो मेरा मानना है कि 6 ऐसे मुद्दे हैं। पहला है कि जब भी रूस की बात आती है तो रक्षा सहयोग की बात आती है। तो आज भी भारत का जो सैन्य क्षेत्र है उसमें करीब करीब 65% जो हमारे हथियार हैं सब रसा निर्मित हैं, एक बात। दूसरा कि रूस के निचले सदन ने ड्यूमा बोलते हैं, उसने राष्ट्रपति पुतिन के भारत यात्रा के पहले वहाँ सदन से एक प्रस्ताव पारित किया है कि भारत और रूस अब इस संधि में आएंगे कि जिसके माध्यम से भारत के बेस का रूस अपने लिए उपयोग कर सकता है और भारत भी रसियन बेस दुनिया में जहाँ भी है उपयोग कर सकता है। मैं एक बता दूं कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष की नीतियों के नाते अमेरिका और भारत में दूरी है, अन्यथा भारत और अमेरिका में भी निकटता है। अमेरिका के साथ भारत की ऐसी एक संधि हो चुकी है, तो रसिया के साथ होना है। दूसरा है कि रक्षा सहयोग की बात है तो क्या कुछ ये नई हथियार लेते हैं वगैरह, ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है वायल और ये खासकर एनर्जी रिलेटेड, जो सर भी बात कह रहे थे। तो वायल में अभी भी क्या है कि अमेरिका के लाख दबाव के बाद भी करीब 33-34% अपने वायल का भारत अभी भी रसिया से आयात कर रहा है।
और अभी अगर वो कुछ नया प्रस्ताव देते हैं बेहतर जिसमें ज़्यादा बचत हो तो ज़रूर भारत करेगा। दूसरा है कि रसिया से नेचुरल गैस लाने का भी एक प्रोजेक्ट की बात चल रही है, जो साइबेरिया से होते हुए वो भारत तक आना है। उसके 2 रूट्स की बात है। एक रूट्स में है कि मंगोलिया चाइना होते भारत के ये नॉर्थ ईस्ट रीजन से वो पाइपलाइन के थ्रू आएगा। दूसरा है कि भाया बीच में ईरान पाकिस्तान, तो पहला वाला थोड़ा लंबा पड़ रहा है लेकिन संभावना है कि वो। तीसरा है कि कोडेक कनाल तमिलनाडु में है, वहाँ परमाणु बिजली घर में भी रसिया सहयोग कर रहा है। और आगे भी अगर हम कोई परमाणु बिजली घर लगाते हैं तो ये सब एनर्जी के फील्ड में वायल गैस और ये बिजली घर के निर्माण में रसा सहयोग करेगा। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरे मुद्दे पर आते हैं तो एक श्रमिक और प्रवासियों का भी मुद्दा है। आपके ध्यान में होगा कि रसिया में जो विद्यार्थी पढ़ने गए हैं, कुछ लोग काम करने गए हैं, उनको कई बार रसियन सेना में ज़बरदस्ती लड़ने के लिए यूक्रेन बॉर्डर पर, यह समस्या आपने सुनी होगी। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर कुछ चर्चा होगी। दूसरा, रूस के अंदर कुशल और अकुशल 10 लाख कामगार की ज़रूरत है और वो भारत को अप्रोच कर रहे हैं। दोनों देश के रिश्ते भी बेहतर हैं और रसा में ऐसे भी आपको जानकारी होगी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट उतना हाई नहीं है और भारत के लोग तो दुनिया के हर हिस्से में काम करने जा रहे हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि एक तो है कि 10 लाख कुशल अकुशल श्रमिक कैसे जाए, किन शर्तों पर जाए, क्या कुछ हो, और दूसरा जो भारतीय वहाँ जा रहे हैं उनको यूक्रेन वार में मतलब रसा की ओर से इन्वॉल्व न किया जाए। तो ये श्रमिक वाला तीसरा मुद्दा हो गया। चौथा मुद्दा जो है भारत और रूस का, ये चौथा मुद्दा ये है मेरी दृष्टि में कि खासकर आपको ये तकनीक संबंधी मुद्दा। तो भारत की प्राथमिकता क्या है कि 14 के बाद मेक इन इंडिया मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में है। तो भारत बजाय रसियन हथियार खरीदने से, क्योंकि रसियन हथियार अगर हम परचेज और करेंगे तो अमेरिका का भी दबाव है, भारत इस समय फ्रांस से भी ले रहा है और अमेरिका से भी कुछ न कुछ लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ा बात है कि भारत की प्राथमिकता मेक इन इंडिया है, भारत में निर्मित, भारत के लिए निर्मित। तो इसमें मेरा क्या है कि जैसे ब्रह्मोस जैसे उदाहरण, सफल उदाहरण सामने हैं, तो खासकर रसिया पहले से भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे रहा है और जो नए वैज्ञानिक अन्वेषण है उस पर भारत और रूस दोनों मिलकर के संयुक्त उत्पादन कर सकते हैं, तकनीकी हस्तांतरण हो सकता है। इसको लेकर के राष्ट्रपति के ठीक पहले रसिया के उप प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर अभी हैं। उन्होंने कहा है, रूस के जो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के प्रमुख हैं उन्होंने कहा है, तो बात हो रही कि अंतरिक्ष से लेकर के समुद्र तक, सैन्य से लेकर के असैन्य क्षेत्र तक खासकर तकनीक का हस्तांतरण हो और मिलकर के संयुक्त उत्पादन हो। क्योंकि रसिया तकनीक में तो आगे है लेकिन इकोनॉमी के तौर पर रसिया वहाँ नहीं है खड़ा जहाँ आज भारत है विश्व में, और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी भारत है बड़ी जनसंख्या के नाते और अपने सामरिक हितों के नाते। तो ये मुद्दा है। और अगला मुद्दा जो है वो मुद्दा है खासकर ये जो क्षेत्रीय चीज़ें जो हैं, मतलब क्षेत्रीय राजनीति और वैश्विक संस्थागत राजनीति। तो खासकर अफगानिस्तान एक ऐसा इशू है इधर कि अफगानिस्तान के वर्तमान नेतृत्व के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हैं और अमेरिका वगैरह का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, तो रसिया भी वहाँ चाहता है। तो अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत और रूस की संभवतः बात हो सकती है। इसके अलावा कई वैश्विक प्लेटफॉर्म हैं। हाल के दिनों में आपने ब्रिक्स देखा होगा जिसके आधार धुरी के तौर पर चीन, भारत, रूस है। फिर आपने SCO अभी चाइना में जो संघाई में जो समिट हुआ वो है, और एक रिच करके एक नया आया है कि रसिया, इंडिया, चाइना का वैश्विक कोलिब्रेशन। तो ये सारी संस्थाओं की बात है। फिर UN कैसे मतलब कर रहा है, UN संतुलित है या नहीं है, ये सारी बातें होंगी। और अंतिम मुद्दा इकोनॉमी का है, क्योंकि बात हम सब कुछ करें लेकिन रसिया और भारत का व्यापार भी एक महत्व मायने रखता है। तो अभी तक क्या है कि क्रूड ऑयल के मामले में भारत ने 2024 में रसिया से जो ये किया वो एक रिकॉर्ड लेवल पर रहा है। इकोनॉमी की बात कर ले तो करीब करीब $65 बिलियन 2025 में व्यापार जा चुका है। 2030 तक जो राष्ट्रपति पुतिन की भी प्राथमिकता में और भारत की भी कि $100 बिलियन का व्यापार हो। लेकिन रसिया के साथ व्यापार में एक लाभ भी है हमारा कि रसिया और भारत में जो व्यापार हो रहा है रूबल और रुपये में हो रहा है, तो डॉलर और जैसी चीज़ें वहाँ नहीं है या यूरो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन माइनस क्या है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो चीज़ें खबरों में चल रही हैं कि खासकर एजुकेशन के फील्ड में या भारत से खासकर सी फूड है, एग्रो फूड है, एग्रो बेस्ड चीज़ें हैं या जेनरिक मेडिसिन है, तो ऐसा कुछ चीज़ें भी आएंगी कि $100 बिलियन तो पहुँचे लेकिन ये व्यापार भी संतुलित हो। तो ये कुल ले दे करके ये मैं ये भी चाहूँगी ना, क्योंकि आपने इतनी सारी तो बिंदुएं डाली, इसमें अभी जो मोदी जी ने कहा कि किस तरह से रासायनिक खाद और यूरिया के उत्पादन के लिए में भी रूस की मदद चाहिए, इसको भी अगर आप थोड़ा सा चर्चा कर दे तो हमारे किसान भाई जो सुन रहे हैं उनके लिए भी बड़ा सही। बिल्कुल, चूँकि रसिया पहले से भी इन चीज़ों में आगे रहा है फर्टिलाइज़र वगैरह के मतलब उत्पादन में,
तो और मेरा सबसे महत्वपूर्ण मेरा मानना है कि रूस और भारत ये दुनिया के पुरानी संस्कृतियाँ रही, पुराने देश रहे। तो रसिया 2 बार, रसिया का मतलब जो गौरव वाला समय है, एक तो जार का टाइम, उस समय भी रसिया वर्ल्ड में एक पावर था, और बोल्शेविक क्रांति के बाद जब वो सोवियत रूस के रूप में आया तब भी वो पूरे विश्व का, आधे विश्व का तो नेतृत्व कर रहा था। इसी प्रकार भारत के संबंध में देखें तो सातवाहन है, भारत के संदर्भ में गुप्त है, शुंग है और मौर्य जैसे वंश के समय भारत ने भी दुनिया के माने एक बड़े हिस्से पर रूल किया है। तो दोनों देश उसी गौरवशाली मतलब अतीत को पुनः दोहराना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपसी जो इनके जो कारोबारी रिश्ते हों या सांस्कृतिक संबंध हो या मिलकर के आगे बढ़ने की बात है, तो दोनों देश, क्योंकि रसिया आज उस स्थिति में नहीं है जैसा कभी वो था, और भारत भी भले ही विश्व गुरु की हम बात करते हैं लेकिन अभी तक विश्व गुरु, विश्व शक्ति, विश्व पावर भारत बना नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सहयोग जो है, ये मैत्री संबंध जो है, ये दोनों देश एक साथ मतलब एक स्वर्णिम अतीत जैसा था वैसा ही स्वर्णिम भविष्य हो, इस विचार को लेकर के मुझे लगता है कि दोनों का बढ़ने का प्रयास है। वापस आते हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी, और आपके पास हम ये जानना चाहते हैं कि जब भी हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें ना, तो अमेरिका, रूस और उसके बाद पूरी दुनिया आ जाती है। एक राजनीति के प्रोफेसर होने के नाते मैं आपसे ये पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ कि जब रूस और भारत के संबंध अच्छे होंगे तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं उस पर क्या इसका असर? ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अगर आप देखेंगे विश्व राजनीति को, तो आपको लगेगा कि वो बाईपोलर सिस्टम था, 2 ध्रुवीय व्यवस्था थी, जिसमें एक तरफ सोवियत संघ था जो कि मार्क्सवाद को, कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था, और दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका था। लेकिन आगे आने वाले दिनों में हम लोगों ने देखा कि सोवियत संघ ब्रेक कर गया। जब सोवियत संघ जिस समय था उस समय वो एशिया से यूरोप तक फैला हुआ था, लेकिन उससे जो एशिया का पार्ट था वो बिल्कुल जो है सो अलग हो गया, और सेंट्रल एशिया के जो देश हैं वो सब सोवियत संघ से ही अलग हुए राष्ट्र हैं, और अब रशिया है। लेकिन रशिया आज के दिन में भी ठीक है, उसकी इकोनॉमी कमज़ोर हुई है, आर्थिक स्थिति उसकी कमज़ोर हुई है, लेकिन सैन्य सामान बनाने में वो अग्रणी भूमिका में है, और वो एक तरह से अमेरिका के पैरेलल खड़ा है। तो ये भारतवर्ष के सामने जो एक समस्या आ रही है, जो तेल का इशू हम उठाए हैं, अब अमेरिका अपने तेल को वो खर्च नहीं करता था, बल्कि पूरा जो मिडिल ईस्ट पर जो अमेरिका की नज़र रहती थी वो तेल का ही मामला उसमें आता था। लेकिन अब अमेरिका के सामने भी एक प्रश्न हो गया हुआ है कि अमेरिकी जो तेल भंडार है उसका क्या होगा। अब अमेरिका को ये देख रहा है अमेरिका कि अगर हमने अपने तेल को लेकर नहीं बेचा तो ये दुनिया जो आगे आने वाली है वो अब तेल का अल्टरनेटिव खोज रही है। जैसे अगर बिहार की बात करें तो बिहार के अभी मुख्यमंत्री ने तो साफ साफ कहा ना कि हम 125 यूनिट जो फ्री बिजली दे रहे हैं इसको भी हमको नहीं देना पड़ेगा, हम सब के छत पर सोलर प्लेट लगा देंगे। तो जैसे भारतवर्ष सोलर की तरफ जा रहा है, उसी तरह से दुनिया के दूसरे देश जो हैं वो अलग अलग तेल का विकल्प खोज रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का विकल्प खोज रहे हैं। तो अब अमेरिका के सामने ये प्रश्न है कि उसके तेल के भंडार का क्या होगा। इसलिए अमेरिका भी चाहता है कि भारतवर्ष उसके तेल को खरीदे। एक नई बात अब सामने में आ रही है। दूसरा बात जो भारतवर्ष के सामने समस्या है वो है तकनीक ट्रांसफ़र का, कि जैसे हम अमेरिका से भी लेते हैं, हम फ्रांस से भी लेते हैं अपने सैनिक साज सामान या लड़ाकू विमान, लेकिन वो हमको उसका नो हाउ यानी तकनीक ट्रांसफ़र वो नहीं करता है, जबकि रशिया हमको जो चीज़ भी देता है उसकी तकनीक भी साथ में देता है। तो जैसा कि बता रहे थे, बहुत अच्छी बात वो कह रहे थे कि जब तकनीक ट्रांसफ़र होता है तो हम स्वावलंबी होते हैं, हम उस चीज़ को अपने यहाँ बनाते हैं, और फिर उसका जो एक व्यापार में जो उसका एक देना जो होता है वो अपना दोनों देश के बीच में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो अलग की बात है, लेकिन हमारे यहाँ उसका रोज़गार भी बढ़ता है। तो इस तरह से एक रशिया का जो है सो पिक्यूलियर सिचुएशन भारतवर्ष के विदेश नीति में रहता है, क्योंकि हम एक ट्रस्टेड एलाई हमारा रशिया है, और हमको ये ऐसा लगता है कि अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो एक तो सैनिक साजो सामान भी मिलेंगे, और सैनिक साजो सामान को कैसे बनाया जाए उसका नो हाउ भी हमको रशिया से मिलेगा। तो इस तरह से
जो इतने हमको ऐसा लग रहा है कि जो मोदी भी में भी ईगरनेस जो हम लोग देख रहे थे, और रशियन प्रेसिडेंट जो पुतिन हैं उनमें भी ईगरनेस था कि वो भारतवर्ष जाएं। उसके पीछे कहीं ना कहीं जो एक डिप्लोमेटिक जो इशूज हैं वो तो सब है ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये लोग मैसेज देना चाह रहे हैं, जिसको मैंने पहले भी कहा है कि रसा मैसेज देना चाहता है कि हम भारतवर्ष के साथ खड़े हैं, और भारतवर्ष ये मैसेज देना चाहता है कि हमारी ज़रूरतें जो हैं उसमें हम अपने राष्ट्रीय हित को अग्रणी भूमिका में रखते हुए रसा के साथ अपने संबंध को बराबर मजबूती प्रदान करते रहेंगे। ये तमाम बातें थी, ये तो चर्चाएं इस तरह से हो रही हैं और इतने सारे ख्याल और इतने सारे सवाल मेरे अंदर आ रहे हैं कि पता नहीं कितने देर की चर्चा होगी, लेकिन चूंकि समय अभाव है और इसे हमें लिमिटेड रखना है, इसलिए कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए बढ़ते हैं अमिय भूषण जी आपके पास, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो भी काफ़ी सवाल दाग रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर, उनके सवालों को आप किस नज़रिए से देखते हैं, ये बताते हुए एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। जी, जैसे उनका सवाल था कि मतलब कोई भी जब विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आए या उस देश के प्रधानमंत्री आए तो उस समय विपक्ष को भी बुलाना चाहिए, विपक्ष के नेता से भी उनका मिलना चाहिए। तो मैं बता दूं कि यहाँ कांग्रेस की सरकारों के दौरान अटल जी जैसे विपक्ष के नेता संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो शशि थरूर से लेकर के कांग्रेस के कई बड़े चेहरे दुनिया भर में जो भारत का आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल गया उसमें गए। तो नेता प्रतिपक्ष का स्वभाव क्या है कि वो अक्सर आरोप लगाते हैं। दूसरा, जब वो विदेश की यात्राओं में होते हैं तो जो भी भारत विरोधी तत्व हैं उनसे वो मिलते जुलते हैं, और उनके जो बयान होते हैं जिससे लगता है कि भारत में सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं चरमरा सी गई हैं, भारत में लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। तो मेरा कहना है कि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलेंगी। आप जब पात्र बनेंगे तभी आपको उसके लायक बुलाया और समझा जाएगा। तो ये थी तमाम बातें और जो अभी निकल कर आई हैं, इससे जुड़ी चूंकि अभी भी मीटिंग चल ही रही है, कई सारे मुद्दों पर बातचीत चल रही है, तो इस हिसाब से हम और भी अपडेट्स आपके सामने लाएंगे और कोशिश करेंगे हमारे जो मेहमान हैं जिन्होंने अपना समय इतना दिया और इतनी सारी बातें हमारे सामने रखी, ये फिर से हमें समय दें, और जो रूस और भारत के बीच जो आज तक में भी जो बातचीत होंगी वो हम आपको कल आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल इतनी सारी जानकारियों को हमारे सामने रखने के लिए दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।